नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी बीसीएस और आरए से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चल कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो संविधान सभा से रिलेटेड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। ओके। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी है मुस्लिम लीग ने 1942 में और ऑप्शन डी है सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्माण के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये ए है, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए एम एन राय, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी एनी बेसेंट और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1934 में भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार जो है वो एम एन राय ने दिया था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन ए साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन द्वारा और ऑप्शन डी है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन ए है 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी है 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी है 12 लाख व्यक्ति और ऑप्शन डी है 15 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्ति के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है विलियम वुड, ऑप्शन बी है पेंथी लॉरेंस, ऑप्शन सी है स्टेफर्ड क्रिप्स और ऑप्शन डी है एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत पहुंचा था। इस मिशन के सदस्य जो है वो स्टेफर क्रिप्स, पेंथी लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। विलियम वुड जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ऑप्शन बी है क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत और ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के जो उपसभापति थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्र सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्ण और ऑप्शन डी जगजीवन राम। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्मित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्ण इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कथन ए, रेलवे योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण है, रेलवे का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है, कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और ऑप्शन सी है, कथन सही है पर कारण गलत है। और ऑप्शन डी है, कथन गलत है पर कारण सही है। रेलवे योजना का उद्देश्य जो था वो राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रोक सके। तो इस प्रकार जो जो कारण है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और कथन जो है वो सही है। तो इस पर कथन सही है पर कारण गलत है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? पहला है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। और तीसरा है, वह बहुदलीय निकाय थी। और चौथा है, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 3 और 4 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। इसकी इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा और कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा। ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ना कि प्रत्यक्ष। ओके, और ये वयस्क मताधिकार पर नहीं बल्कि सीमित मताधिकार पर आधारित था। ओके, और संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी, तो तीसरा जो कथन है वो सही हो जाएगा। और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, तो चौथा जो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 3 और 4 सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ऑप्शन बी है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ऑप्शन सी है, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। और ऑप्शन डी है, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। ऑप्शन ए और डी, ऑप्शन बी है ए और बी, ऑप्शन सी है बी और सी और ऑप्शन डी है ए बी सी और डी। जो संविधान सभा था वो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, तो इस प्रकार इसमें जो ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और संविधान सभा जो थी वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का परिणाम नहीं थी बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो इस प्रकार जो कथन बी है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और यह बहुदलीय संरचना थी, तो जो कथन सी है वो भी गलत हो जाएगा इसमें। ओके, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। जी बिल्कुल सही है, ये संविधान सभा जो वो कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो इस प्रकार डी सही हो जाएगा। तो इसमें ए और डी सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन ए, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। उनमें से या उनमें से उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन बी है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। और ऑप्शन सी है, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। और ऑप्शन डी है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 66वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है कि संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है, तो सी जो है वो गलत है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। ऑप्शन सी है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। और ऑप्शन डी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया।
भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को जो है वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन ए सीधे जनता द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, और ऑप्शन सी है भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, और ऑप्शन डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी है एस राधाकृष्ण। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा, और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 9 नवंबर 1946 को, 9 नवंबर 1946 को, ओके, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ऑप्शन ए टी कृष्णाचारी, ऑप्शन बी है वी कृष्णाचारी, ऑप्शन सी है एस मुखर्जी, और ऑप्शन डी है फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष जो थे वो फ्रैंक एंथोनी थे। ओके, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, और अस्थायी उपाध्यक्ष जो थे वो एस मुखर्जी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 को, और ऑप्शन डी है 26 दिसंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है वो 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949, और ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए जनवरी 22 1946, ऑप्शन बी है जनवरी 22 1947, ऑप्शन सी है फरवरी 20 1947, और ऑप्शन डी है जुलाई 26 1946। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य पारित किया गया। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है बी एन राव, और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ओके, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946 को। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा है उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। और चौथा है राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 1, 3 और 4, ऑप्शन सी है 2, 3 और 4, और ऑप्शन डी है सभी चारों। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा इसमें, और ये तीनों सही है। ओके, संविधान सभा के निर्माण से संबंधित ये तीनों कथन सही है, केवल चौथा जो है वो गलत हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार इसमें 1, 2, 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 15। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 5 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी है 24 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है 25 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन बी है 2 वर्ष 7 महीने 23 दिन, ऑप्शन सी है 3 वर्ष 4 महीने 14 दिन और ऑप्शन डी है 3 वर्ष 11 महीने 5 दिन। संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची X को सूची Y से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। सूची वाई में है वीटी कृष्णाचारी, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो थे वो एस.सी. मुखर्जी थे। तो इस प्रकार ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो थे वो के एम मुंशी थे। तो इस प्रकार बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य जो थे वो वीटी कृष्णाचारी थे। तो सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 1 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 3 2 1 2 4 3 1 2 तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है बी एन राव और ऑप्शन डी है के एम मुंशी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर द्वारा, ऑप्शन बी है बी एन राव द्वारा, ऑप्शन सी है के शांतनम द्वारा और ऑप्शन सी है के एम मुंशी द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 17 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 14 नवंबर 1948, ऑप्शन सी है 25 नवंबर 1948 और ऑप्शन डी है 25 नवंबर 1949। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन जो है वो 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला था। तो इस प्रकार इसमें सी ए द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ऑप्शन ए जनवरी 26 1950, ऑप्शन बी है नवंबर 26 1949, ऑप्शन सी है फरवरी 11 1948 और ऑप्शन डी है कोई नहीं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से जो तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1949 और ऑप्शन डी है 15 जुलाई 1947। भारत का संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 23 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी है 26 दिसंबर 1949। भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को
1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी है यह एक शुभ दिन था। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 26 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 26 नवंबर, ऑप्शन सी है 26 जनवरी और ऑप्शन डी है 15 अगस्त। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू हुए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन ए संवैधानिक सभा द्वारा, ऑप्शन बी है ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन डी है भारतीय संसद द्वारा। भारतीय संविधान को जो है वो संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी है भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी है भारतीय संसद द्वारा और ऑप्शन डी है ब्रिटिश संसद द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। जिस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी है बम्बई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी है तत्कालीन मध्य भारत से और ऑप्शन डी है पंजाब से। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाज्य भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी से पुनः संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए थे। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ। ऑप्शन ए है 1886 1951, ऑप्शन बी है 1891 1956, ऑप्शन सी है 1877 1961 और ऑप्शन डी है 1889 1961। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वो 1891 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1956 में हुई थी। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा कथन है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। नवंबर-दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडियन फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। जिस प्रकार जो कथन एक है वो भी सही हो जाएगा और कथन जो दो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। तो एक और दो दोनों सही है तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी है मौलाना आजाद ने और ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की थी। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है आचार्य कृपलानी और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किसने कहा था, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए उनके वाक्य का अंश है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन है, ऑप्शन ए मोरिस जोन्स का, ऑप्शन बी है हार्डग्रेव जूनियर का, ऑप्शन सी है अलेक्जेंड्रोविच का और ऑप्शन डी है आइवर जेनिंग का। उपयुक्त कथन आइवर जेनिंग का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। जिस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी? ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी है सी आर इटली, ऑप्शन सी है विंस्टन चर्चिल और ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटेन। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत है, यह वाक्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन का था। यह वाक्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 10। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य संख्या जो थी वो 15 थी। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, गुजरात के गांधीनगर में 10 से 12 जनवरी 2024 को आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष ने भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ऑप्शन बी है तिमोर लास्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता और ऑप्शन सी है मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा ने भाग नहीं लिया था। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए कंपा युगांडा, ऑप्शन बी है कैरो मिस्र, ऑप्शन सी है जगार्ता इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है बेलग्रेड सर्बिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन जो है वो कंपा युगांडा में आयोजित किया गया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश पर विचार कीजिए। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है सोवियत संघ, तीसरा है चीन और चौथा है भारत, पांचवा है जापान। उपयुक्त में से कितने देशों के स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की सतह पर उतर चुके हैं? ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है केवल 4 और ऑप्शन डी है सभी 5। संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, भारत, जापान के स्पेसक्राफ्ट जो है वो चंद्रमा की सतह पर उतर चुके हैं। तो इस प्रकार इसमें पांचों ये सभी देशों के स्पेसक्राफ्ट जो है वो चंद्रमा की सतह पर उतर चुके हैं। ओके, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 1996, ऑप्शन बी है 1999, ऑप्शन सी है 2001 और ऑप्शन डी है 2024। 2024 का भारत रत्न जो है वो समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में गुजरात में संपन्न हुए 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन का थीम क्या था? ऑप्शन ए मेड इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, ऑप्शन बी है आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन सी है ग्रेट वे टू द फ्यूचर और ऑप्शन डी है ट्रांसफॉर्म इंडिया। जनवरी 2024 में गुजरात में संपन्न हुए 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन का जो थीम था वो ग्रेट वे टू द फ्यूचर है। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के दिव्यांग उद्यमियों या कारीगरों के उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे उत्पादकों के प्रदर्शन हेतु दिव्य कला मेलों का आयोजन सरकार द्वारा किया जाता है। वर्ष 2024 में ऐसा पहला मेला किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए मोहाली, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है इंदौर और ऑप्शन डी है लखनऊ।
देश के दिव्यांग उद्यमियों या कारीगरों के उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए दिव्य कला मेला का आयोजन जो है वो नागपुर में किया गया है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार प्रदान किया। दूसरा कथन है, इस वर्ष सबसे अच्छे शहर का पुरस्कार संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत को प्रदान किया गया। और तीसरा कथन है, वाराणसी और प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा शहर में शीर्ष 2 पुरस्कार जीते। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, और ऑप्शन सी है केवल 1 और 2, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में ये तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2024 को किसने पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन सी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और ऑप्शन डी जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा। 15 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी किया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 3 से 5 जनवरी 2024 के मध्य 10वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में आयोजित किया गया। और दूसरा है, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास इसका केंद्रीय विषय रहा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 10वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में आयोजित किया गया है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और इसका थीम जो है वो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने पहले एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट का सफल परीक्षण कब किया? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2024, ऑप्शन बी है 2 जनवरी 2024, ऑप्शन सी 3 जनवरी 2024, और ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 2023। इसरो ने अपने पहले एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट का सफल परीक्षण जो है वो 1 जनवरी 2024 को किया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से 7 जनवरी 2024 तक 3 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है दिल्ली, और ऑप्शन डी है भोपाल। 5 से 7 जनवरी 2024 तक 3 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन का आयोजन जो है वो जयपुर में किया गया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 7 जनवरी 2024 को देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसाद का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है मुंबई, और ऑप्शन डी है पटना। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 7 जनवरी 2024 को देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसाद का उद्घाटन जो है वो उज्जैन में किया है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय ने 11 जनवरी 2024 को अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है दिल्ली, और ऑप्शन डी है भोपाल। पंचायती राज मंत्रालय ने 11 जनवरी 2024 को अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन जो है वो पुणे में आयोजित किया है। तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 12 जनवरी 2024 को मुंबई में डी कोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया विषय पर सम्मेलन आयोजित किया? ऑप्शन ए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है सहकारिता मंत्रालय, और ऑप्शन डी है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 12 जनवरी 2024 को मुंबई में डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया विषय पर सम्मेलन आयोजित किया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2024 को भारतीय अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तर बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी है अहमदाबाद में, और ऑप्शन डी है वाशिंगटन में।
12 जनवरी 2024 को भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तर बैठक का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान में निम्नलिखित में से किन विषयों को शामिल किए जाने का लक्ष्य है? पहला है सबको न्याय, दूसरा है नव भारत नव संकल्प, तीसरा है विधि जागृति अभियान और चौथा है न्याय सेतु। ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल एक, तीन और चार, ऑप्शन सी है केवल तीन और ऑप्शन डी है सभी एक, दो, तीन और चार। हमारा संविधान हमारा संविधान में ये चारों जो विषय हैं वो उसको शामिल करने का लक्ष्य है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह संवर्धित पार्वती काली सिंध चंबल IRCP लिंक परियोजना का हिस्सा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश राजस्थान, ऑप्शन बी है राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और ऑप्शन सी है राजस्थान उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान उत्तर प्रदेश हरियाणा मध्य प्रदेश। संवर्धित पार्वती काली सिंध चंबल IRCP लिंक परियोजना के हिस्सा जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कार्यक्रमों पर विचार कीजिए। पहला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, तीसरा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और चौथा है सौभाग्य योजना, पांचवा है मिशन पोषण 2.0 तथा सक्षम आंगनबाड़ी। उपयुक्त में से कितने कार्यक्रमों ने 2013-14 से 2022-23 के बीच भारत में बहुआयामी निर्धनता से 24.82 करोड़ लोगों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए केवल दो, ऑप्शन बी है केवल तीन, ऑप्शन सी है केवल चार और ऑप्शन डी है ये सभी। जो सौभाग्य योजना कार्यक्रम है वो 2013-14 से 2022-23 के बीच भारत में बहुआयामी निर्धनता से 24.82 करोड़ लोगों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के जनवरी 2024 में जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार 2013-14 के पश्चात 9 वर्षों में देश की लगभग कितनी जनसंख्या बहुआयामी निर्धनता से बाहर आ सकी है? ऑप्शन है 10 करोड़, ऑप्शन बी है 15 करोड़, ऑप्शन सी है 20 करोड़ और ऑप्शन डी है 25 करोड़। नीति आयोग के जनवरी 2024 में जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार 2013-14 के पश्चात 9 वर्षों में देश की लगभग 25 करोड़ जनसंख्या बहुआयामी निर्धनता से बाहर आ सकी है। जिस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में दल बदल कानून पर पुनर्विचार के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी राहुल नार्वेकर और ऑप्शन डी वेंकैया नायडू। जनवरी 2024 में दल बदल कानून पर पुनर्विचार के लिए राहुल नार्वेकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का घोषणा किया गया है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 जनवरी 2024 को भारत में रामसर स्थलों की सूची में 5 नए वेटलैंड शामिल करने से भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन ए है 72, ऑप्शन बी है 75, ऑप्शन सी है 77 और ऑप्शन डी है 80। 31 जनवरी 2024 को भारत में रामसर स्थलों की सूची में 5 नए वेटलैंड शामिल करने से भारत में कुल रामसर स्थल जो है वो 80 हो गया है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में जारी भारत में हिम तेंदुए की स्थिति रिपोर्ट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह भारत में हिम तेंदुए की आबादी का आकलन कार्यक्रम का पहला वैज्ञानिक प्रयास है। और ऑप्शन दूसरा कथन है इसके अनुसार भारत में हिम तेंदुए की संख्या जो है वो 1215 है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जनवरी 2024 में जारी भारत में हिम तेंदुए की स्थिति रिपोर्ट में भारत में हिम तेंदुए की आबादी का आकलन कार्यक्रम का पहला वैश्विक प्रयास है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और इसके अनुसार भारत में हिम तेंदुए की संख्या जो है वो 718 है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसके अनुसार उच्च शिक्षा में कुल नामांकन वर्ष 2021-22 में लगभग 4.33 करोड़ हो गया है। और दूसरा कथन है उच्च शिक्षा में महिला नामांकन वर्ष
21-22 में 2.07 करोड़ हो गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के संबंध में ये दोनों जो कथन है वो सही है। ओके, तो इस प्रकार इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत पर्व 2024 का आयोजन संस्कृत मंत्रालय द्वारा 23 जनवरी से 31 जनवरी 2024 के मध्य मुंबई में आयोजित किया गया। दूसरा कथन है, इसका आयोजन वर्ष 2016 से किया जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत पर्व 2024 का आयोजन संस्कृत मंत्रालय द्वारा 23 जनवरी से 31 जनवरी 2024 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ना कि मुंबई में। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और इसका आयोजन जो है वो वर्ष 2016 से आयोजित किया जा रहा है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा उत्तर प्रदेश के बदायूं में उद्घाटित एचपीसीएल का संपीड़न बायोगैस संयंत्र में कितनी एमटीपीडी चावल के भूसे की प्रसंस्करण क्षमता है? ऑप्शन है 100, ऑप्शन बी है 95, ऑप्शन सी है 86 और ऑप्शन डी है 65। 27 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में उद्घाटित एचपीसीएल का संपीड़न बायोगैस संयंत्र में 100 एमटीपीडी चावल के भूसे की संपूर्ण क्षमता है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी कोचिंग सेंटर के विनियम हेतु दिशा निर्देश 2024 में कोई भी सेंटर कितनी उम्र से कम उम्र की विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा? ऑप्शन है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 18। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी कोचिंग सेंटर के विनियम हेतु दिशा निर्देश 2024 में कोई भी सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थी को नामांकित नहीं करेगा। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कितनी राशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? ऑप्शन ए 15,500 करोड़ रुपए से अधिक, ऑप्शन बी 16,200 करोड़ रुपए से अधिक, और ऑप्शन सी है 17,600 करोड़ रुपए से अधिक, और ऑप्शन डी 19,100 करोड़ रुपए से अधिक। 25 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक राशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 23 जनवरी 2024 को देश भर में पराक्रम दिवस मनाया गया। दूसरा कथन है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 से इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 23 जनवरी 2024 को देश भर में पराक्रम दिवस मनाया गया है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, केंद्र सरकार ने 19 जनवरी 2021 को आधिकारिक तौर पर घोषणा किया कि भारत की स्वतंत्रता के लिए नेताजी की अथक खोज को श्रद्धांजलि देने के लिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। ओके, इसकी घोषणा जो है वो वर्ष 2021 में किया गया था। ओके, तो इस प्रकार इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 23 जनवरी 2024 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। और दूसरा कथन है, इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 16 जनवरी 2024 को जारी स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह रैंकिंग नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। और दूसरा कथन है, इसमें श्रेणी ए राज्यों के वर्ग में गुजरात, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु को बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दिया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है वो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही गलत हो जाएगा इसमें। ओके, इस श्रेणी में ए राज्यों के वर्गों में गुजरात, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु को बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दिया गया है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। तो किसमें केवल दो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
15 जनवरी 2024 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एक वाहन एक फास्टैग पहल का शुभारंभ किया गया। अपूर्व केवाईसी की स्थिति के बाद बैंकों द्वारा निष्क्रिय या ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ऑप्शन ए 15 अप्रैल 2024, ऑप्शन बी है 30 मार्च 2024, ऑप्शन सी 27 फरवरी 2024 और ऑप्शन डी है 31 जनवरी 2024। अपूर्व केवाईसी जो है वो 31 जनवरी 2024 के बाद बैंकों द्वारा निष्क्रिय या ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन राष्ट्र को समर्पित और शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित राष्ट्र को समर्पित और शिलान्यास की गई परियोजनाओं की लागत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक है और ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री 1,100 करोड़ रुपए से अधिक लागत से विकसित तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री ने कलपक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में डिमोन्स्ट्रेशन फास्ट रिएक्टर फ्यूल रिप्रोसेसिंग प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की महत्वपूर्ण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला रखी। 2 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन राष्ट्र को समर्पित और शिलान्यास किया और इन परियोजनाओं में जो नहीं है वो है प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की महत्वपूर्ण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला रखी। तो जो डी है वो इस परियोजना का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 जनवरी 2024 को किसने पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन सी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ऑप्शन डी है जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा। 15 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी किया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ओमान के बीच किस क्षेत्र में आपसी सहयोग पर दिसंबर 2023 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन है चिकित्सा, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है सूचना प्रौद्योगिकी और ऑप्शन डी है रक्षा। 24 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ओमान के बीच सूचना प्रौद्योगिकी में आपसी सहयोग पर दिसंबर 2023 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान किया है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 19 से 20 जनवरी 2024 के मध्य 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कंपा युगांडा में आयोजित हुआ और दूसरा कथन है इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 19 से 20 जनवरी 2024 के मध्य 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कंपा यानी युगांडा में आयोजित हुआ। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन है 15 से 19 जनवरी 2024 के दौरान स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में इसका शुभारंभ किया गया और ऑप्शन बी है यह WEF और भारत सरकार के समर्थन और सहयोग के साथ लैंगिक समानता और बराबरी के लिए शुरू किया गया एक वैश्विक गठबंधन है। ऑप्शन ए इस नए गठबंधन का प्राथमिक और घोषित उद्देश्य महिलाओं के स्वस्थ शिक्षा और उद्यम के चिन्हित क्षेत्रों में वैश्विक सर्वोच्चतम प्रथाओं ज्ञान साझाकरण और निवेश को एक साथ लाना है। और ऑप्शन डी है इस गठबंधन का आयोजन और संचालन वी लीड लाउंज द्वारा किया जाएगा।
अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी का आयोजन और संचालन जो है वो बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार जो कथन डी है, ऑप्शन डी है, वो गलत हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 8 जनवरी 2024 को जारी बांग्लादेश के राष्ट्रीय चुनाव परिणाम में शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग पार्टी एवं गठबंधन में बहुमत प्राप्त किया। और दूसरा कथन है, शेख हसीना तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 8 जनवरी 2024 को जारी बांग्लादेश के राष्ट्रीय चुनाव परिणाम में शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग पार्टी एवं गठबंधन ने बहुमत प्राप्त किया। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, शेख हसीना जो है वो 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है। तो जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किस भारतीय पीएसयू ने अपने 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्लोबल मीडियम टर्म नोट्स कार्यक्रम के तहत कितने जापानी येन के 5 वर्षीय, 2.25 वर्षीय और 10 वर्षीय सुराती हरित बॉन्ड जारी किए हैं? ऑप्शन है एनटीपीसी लिमिटेड, ऑप्शन बी है आरईसी लिमिटेड, ऑप्शन सी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ऑप्शन डी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 5 वर्षीय, 5.25 वर्षीय और 10 वर्षीय सुराता हरित बॉन्ड जो है वो RIC लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में नीति आयोग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और किसके द्वारा संयुक्त रूप से नई दिल्ली में भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणाली को आगे बढ़ाने हेतु निवेश फोरम का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है विनिवेश मंत्रालय, ऑप्शन बी है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं किसान संगठन, और ऑप्शन डी है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। जनवरी 2024 में नीति आयोग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा संयुक्त रूप से नई दिल्ली में भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणाली को आगे बढ़ाने हेतु निवेश फोरम का शुभारंभ किया है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई, और दूसरा कथन है, इसके अनुसार वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट जारी करता है वो IMF जारी करता है, ना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और इसके अनुसार वर्ष 2024 में भारत की विकास दर जो है वो 6.5% रहने का अनुमान है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति की स्थापना से संबंधित एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया? ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भूटान, और ऑप्शन डी डोमिनिकन गणराज्य। 24 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति की स्थापना से संबंधित एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 5 से 16 जनवरी 2024 के मध्य विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक न्यूयॉर्क में आयोजित हुई। और दूसरा कथन है, इस बैठक की थीम विश्वास का पुनर्निर्माण था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 से 16 जनवरी 2024 के मध्य विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक जो है वो दावोस यानी स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, और इस बैठक की जो थीम है वो विश्वास का पुनर्निर्माण था। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 जनवरी 2024 को जारी बागवानी फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कुल बागवानी उत्पादन कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? ऑप्शन ए 355.25 मिलियन टन, और ऑप्शन बी है 340.95 मिलियन टन, ऑप्शन सी है 330.60 मिलियन टन, और ऑप्शन डी है 345.60 मिलियन टन।
18 जनवरी 2024 को जारी बागवानी फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कुल बागवानी उत्पादन 355.25 मिलियन टन रहने का अनुमान है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जनवरी 2024 को भारत और गुयाना के बीच किस क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति प्रदान की गई? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन सी है हाइड्रोकार्बन और ऑप्शन डी है चिकित्सा। 5 जनवरी 2024 को भारत और गुयाना के बीच हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद हेतु कितनी राशि के अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए 540 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 620 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 750 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी है 802 करोड़ रुपए। 4 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद हेतु 802 करोड़ रुपए के अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2024 में किस कंपनी ने हेपेटाइटिस ए के लिए देश का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया? ऑप्शन है भारत बायोटेक, ऑप्शन बी है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन सी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जनवरी 2024 में इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने हेपेटाइटिस ए के लिए देश का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा संचालित एक सैन्य अभ्यास है और दूसरा कथन है इस अभ्यास का चौथा संस्करण 10 से 22 जनवरी 2024 के गुआम में आयोजित हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 2024 अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेना के बीच संचालित एक सैन्य अभ्यास है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, इस अभ्यास का चौथा संस्करण जो है वो 10 से 22 जनवरी 2024 के मध्य गुआम में आयोजित हुआ है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल दो सही है तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और दूसरा कथन है इसका पहला संस्करण 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 के मध्य महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक जो है वो भारत और सऊदी अरब के मध्य एक सैन्य अभ्यास है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और इसका पहला संस्करण जो है वो 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 के मध्य महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में किया गया। तो इस प्रकार जो कथन जो है वो सही हो जाएगा इसमें। तो कि इसमें केवल दो सही है तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक के लिए कितनी तेज गश्ती नौकाओं के अधिग्रहण हेतु मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 14 और ऑप्शन डी है 18। 24 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक के लिए 14 तेज गश्त नौकाओं के अधिग्रहण हेतु मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास डेजर्ट नाइट 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 23 जनवरी 2024 को भारतीय वायुसेना द्वारा यह अभ्यास आयोजित किया गया और दूसरा कथन है इसमें फ्रांस और यूएई की वायुसेना ने भी भाग लिया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। अभ्यास डेजर्ट 2024 के संबंध में ये दोनों जो कथन है वो सही है। ओके, तो इस प्रकार इसमें एक और दो दोनों सही है तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।